नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत साल 2047 तक विकसित देश बन जाएगा, ऐसा कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या ये वाकई होने जा रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या है ये अपनी गति को बरकरार रख पाएगा? एक विकसित देश होने के क्या मायने हैं? क्या पैरामीटर्स होते हैं एक विकसित देश के? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री अजय दुआ। उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन पाएगा, लेकिन क्या ये मुमकिन है? एक विकसित देश बनने का पैमाना क्या होता है, ये भी जान लीजिए। किसी भी देश को विकसित देश घोषित करने के लिए उसकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए। जीडीपी की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गति दुनिया में सबसे अधिक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इस वक्त भारत की पर कैपिटा इनकम करीब $2,500 है, जबकि विकसित देशों में पर कैपिटा इनकम की शुरुआत ही $12,000 से होती है। कई देशों में तो पर कैपिटा इनकम $22,000 से $25,000 है। जानकारों का मानना है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश का मुकाम हासिल करना है तो उसे आने वाले अगले 20 साल तक 8 से 9% जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ना होगा। भारत ये मुकाम हासिल कर सकता है क्योंकि भारत में 2040 तक स्टार्टअप के माध्यम से ही करीब $100 बिलियन का निवेश आने वाला है। फिलहाल भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया का 5वें नंबर का देश है और मुमकिन है कुछ सालों में वो जर्मनी को पीछे छोड़ 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। तो इस मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री अजय दुआ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, बहुत सी बातें मायने रखती हैं। आपको क्या लगता है, जो आपको दिख रहा है अर्थशास्त्र के हिसाब से, वो कैसी तस्वीर दिखाता है? शैलेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जो गोल टारगेट प्रधानमंत्री ने देश के लिए रखा है। आज हमारे पास सन 22-23 के आंकड़े हैं, उपलब्ध हैं। उसके अनुसार हमारा पर कैपिटा इनकम देश का है $2,200 और हमारी पॉपुलेशन अगर ली जाती है 140 करोड़, तो हमें उस 22-23 से लेके 47-48 तक 25 वर्षों में हमें अपनी एक आज जो जिसे हम कहते हैं हम 2000 से ऊपर आ गए हैं, तो हम लो इनकम में नहीं रहे, हम डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आ गए हैं, विकासशील देशों। तो वहाँ से हमने 2200 से 12 अब पहुँचना कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह ने मिलके एक डेफिनेशन दिया है कि विकसित देश का पर कैपिटा इनकम $12,000 से $15,000 प्रति वर्ष होना चाहिए पर कैपिटा। अब मैं कह रहा हूँ हम 12,000 ही लेते हैं जो मिनिमम है, तो उसका मतलब कि 25 साल में हमें $2,200 से $12,000 तक पहुंचना है। उसके लिए अगर आप जल्दी से अरिथमेटिक करेंगे, हिसाब करेंगे, तो उसका मतलब हमें 25 साल में 5.70 उतनी गुना हमें अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है। इसके अगर साथ साथ अगर हम ये भी लें कि हमारी लोक संख्या भी अभी बढ़ रही है, चीन जैसे या विकसित देशों जैसे अभी कम होनी शुरुआत नहीं हुई, तो अनुमान लिया जा रहा है कि हमारी और कुछ एस्टिमेट्स हैं कि भारत की लोक संख्या 160 करोड़ पे जाके स्थिर हो जाएगी। उसके बाद उसके आसपास आगे पीछे रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी अजय जी, नहीं। 160 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, यानी कि 20 करोड़ लोग ही बढ़ेंगे अगले 25 सालों में, ऐसा ये किस कैलकुलेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं? ये कैलकुलेशन ये है जी, आप वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंसिल वगैरह है,
IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह सब लोगों ने अनुमान लगाया है, ये पॉपुलेशन हमेशा एकदम सीधी बढ़ती नहीं रहती, कि हमने जब हम विकासशील देश थे या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में थे, उस टाइम पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है। एक बारी आपका पॉपुलेशन बढ़ गया, आप विकासशील देशों से आगे जाने के प्रयत्न कर रहे हैं, मिडिल इनकम में या फिर उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो लोगों लोगों के फैमिली साइज़ इतना बढ़ता नहीं है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी पॉपुलेशन 2030 या 31 तक 160 करोड़ हो जाएगी और उसके बाद वो स्थिर रहेगी। हम 160 के आगे पीछे ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उसका मतलब पॉपुलेशन जो हमारी है, हमें उसका बस 12 से 13% बढ़ेगा। तो हमारे 5.7 पर टाइम हमें अपना पर कैपिटा बढ़ाना है, और पॉपुलेशन 10 से 15% जो ज़्यादा होगी, उसका मतलब ये आता है जी, अगर आप दोनों को गुना करेंगे, कि हमें 6.2 टाइम आज के पर कैपिटा इनकम से आगे, अब आज की जो इनकम है 6.2 टाइम हमें आगे सर जाना है। सर लेकिन समझने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें ये जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं ये एजम्पशन है, और एजम्पशंस के आधार पे इतने साल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और केवल यही एक फैक्टर नहीं है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी उससे विकसित देश हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की जरूरत है। आप विदेशों में बिल्कुल देखिए, जो साहब। विकसित देश हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ की सुविधाएं देखिए, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखिए, और वहाँ की आबादी भी देखिए, ये भी बिल्कुल मायने रखता है। सुरेंद्र जी, तो क्या आपको लगता मुझे है 25 साल में ये सारी चीजों पर कंट्रोल हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी? और सबसे बड़ी बात वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस बात की घोषणा कर रहे हैं, आज इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन 25 साल तक क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहेगी जो अपने हिसाब से वो पॉलिसीज कर सकें? बदलाव आएंगे, बहुत से ऐसी भी चीजें, अगर एजम्पशंस की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं। तो ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इसमें कितनी मजबूती आपको दिखती है, और किस और क्या आधार है जिसके आधार पर इसको तय करने की बात कही जा रही है? बिल्कुल ठीक जी, सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल रेलेवेंट और महत्व की चीज़ें कही हैं। पर मैं पहले कि विकसित देश का अर्थ क्या है, हमें हमारे पास क्या गोल है, उसका विश्लेषण कर रहा था। कारण आपने पूछा मेरे से, तो उसका ये विश्लेषण मेरा है, और आगे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ, कि हमें 7.5% औसत देश की ग्रोथ, मतलब जो जीडीपी इनकम है, 25 साल के लिए 7.5% बढ़ानी पड़ेगी, अगर हमें 160 करोड़ लोगों के लिए $12,000 तक अपनी पर कैपिटा इनकम ले जानी जी है। बिल्कुल। ये सारे इस मेरे विश्लेषण का अर्थ ये है। एक नंबर, अब आपने कहा उस 7.5% 25 साल के लिए औसत, मतलब किसी साल 5% होगा, किसी तो फिर दूसरे साल में 10% होना पड़ेगा। ऐसे कारण ऊपर नीचे इकोनॉमी, जिसमें वल्नरेबिलिटीज़, कभी मौसम खराब हो गया, कभी कुछ और कारण हो गए, लड़ाई हो जाती है, कहीं का पैंडेमिक आ गया, कुछ भी हो सकता है। हमें 7.5% एवरेज करने के लिए कंसिस्टेंटली बहुत पहले से ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। कारण हमें मैक्सिमम 7.5% रेट ऑफ ग्रोथ पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है। कारण अगर आप देखेंगे, हमने 2015-16 साल तक उस टाइम तक हमने एक बारी 9.9% जीडीपी कह ग्रोथ रहे हैं, ये तो चलिए एक पक्ष हुआ अजय जी। ये जी। चीज तो अचीव करने के लिए हम मान लेते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से इच्छा शक्ति की ही बात कही जाएगी। अगर सरकार की, व्यवस्थापकों की अगर इच्छा शक्ति हो तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फैक्टर्स बहुत सारे हैं। मैंने आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। भारत जिस तरह का देश है और अभी आबादी नंबर 1 नंबर 2 के बीच में ही रहती है, तो ऐसे में सब कुछ बदल देना जो कि विकसित देशों में होता है, ऐसे में सबको रोजगार दे देना, सबका जीवन स्तर बदल देना, ये कैसे पॉसिबल दिखता है आपको? देखिए जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, मुमकिन है। कारण आपके पास उदाहरण है कि ये बिल्कुल इसी स्तर पे चीन था 1981 में। भारत से 10 साल पहले चीन ने अपना प्रगति के पथ पे जाके बहुत चीज़ें की हैं।
और चाइना ने 7.5% एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ मेंटेन किया है 2016-17 तक। कहेंगे 45 साल चाइना ने उनका एवरेज देखो 7% के करीब रहा है। और चाइना में वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीन में एक पार्टी रूल रहता है। चीन के में वो जो चाहे कर सकते हैं। वहाँ पे प्रदेशों का इतना ज़्यादा इतने स्वतंत्र नहीं है कि एक दूसरा वो सेंटर को क्वेश्चन कर सके। तो भारत के लोकशाही में और एक सामूहिक संघ जो हमारा फेडरेशन कहते हैं, उसके अंदर करना ये चीन जैसे सुविधा का नहीं रहेगी। पर आपने प्रश्न पूछा कि बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो तो कोई प्रश्न ही नहीं, कोई गलत आप कह ही नहीं रहे। हमें हज़ारों चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। मैं सेंटर, ये भी स्टेट, जरूरी है अजय जी, इकोनॉमिक। ये भी जरूरी है कि इच्छा शक्ति और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ जो सरकारें हैं वो ज़्यादा बदले नहीं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा, इशारों इशारों में बात ये भी है कि 47 तक वो अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो शायद ऐसा होगा, क्योंकि सरकार बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी। सरकार बनाने में और चुनाव होने में भी बहुत खर्चा होता है, और जब नई सरकार आती है उसको समझने में और चीज़ें लागू करने में भी वक्त लगता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो 2047 में विकसित देश होने के दावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो दूसरी पार्टी भी करे। तो 25 साल का जो वक्त है, इसमें आप चुनौतियां किस किस तरीके की देखते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा, या वैसा हो गया तो नहीं हो पाएगा? ये चुनौतियां जो हैं वो किस तरह से हैं? मैं लोकशाही और फेडरेशन या यूनियन ऑफ स्टेट्स जिसे कहते हैं इंडिया का, उसको डिसएडवांटेज नहीं समझता। कारण यहाँ पे लोकशाही में और फेडरल स्ट्रक्चर में आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, पर वो ट्रांसपेरेंट रहती हैं। आपको डिबेट टाइम लगता है, डिले होती है, वो सब कुछ सच है। पर एक बारी निर्णय ले लिया जाता है तो एक आदमी या एक पार्टी उसको एकदम बदल नहीं सकती। आप इलेक्शन में भी देख लीजिए कि एक आर्थिक नीतियाँ हिंदुस्तान में एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आने पे कोई इतनी बड़े पैमाने पे बदली नहीं गई। मैं तो कह रहा हूँ आप और मैं देखिए बीच में आपको 1900। रोकूंगा अजय जी, इस पे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि पिछली सरकारों ने कोई स्कीम लागू की, उसको नई सरकार ने बदल दिया। सड़कों और जगहों के नाम जब बदल रहे हैं और जो स्कीम्स पहले की हैं उनको भी बदला जा रहा है, तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई और सरकार आएगी तो इन पॉलिसीज को चेंज नहीं करेगी? जबकि इसके लिए बेशक अगर ये उम्मीद की जा रही है तो इसके लिए ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी प्रोसेस हो वो कंटिन्यूअस हो और एक दिशा में काम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो ये इंश्योर करने का क्या आपको तरीका नज़र आता है? देखिए जी, 1991 से जब से हमने देश में डी लाइसेंसिंग किया, हमने अपना वर्ल्ड से इंटीग्रेट किया, खोला अपना व्यापार, एफडीआई वगैरह सबका। आप देखिए सरकारें, हमने 5 सरकारें देखी हैं उसके बाद। तो किसी भी सरकार ने जो मूलभूत हमारा ये प्रिंसिपल्स थे, किसी ने उसको बदला नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे किया होगा, किसी ने थोड़ा ज़्यादा एक चीज़ को बल दिया, किसी ने दूसरे को दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन का, मार्केट की तरफ जाने का, मतलब कि सब कुछ सरकार करता रहेगा, ये थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है केंद्र शासनों के बीच में। और हमारे यहाँ अभी भी व्यवस्था में केंद्र स्टेट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पैसा उसे ही आता है और वो आगे शेयर करती है, और उसके पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स इकोनॉमी चलाने के हैं उसके हाथ में हैं। उनको सहकार चाहिए स्टेट्स का, बिल्कुल ठीक है। कुछ रोल स्टेट्स को है पर ज़्यादा रोल सेंटर के पास है। एक बड़ी चीज़, चुनौती। दूसरा चीज़ अच्छा जी जी। जो मैं दूसरा कहना चाहूँगा कि आपको देखिए, ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ चीज़ कोई सरकार ज़्यादा अपने आप करना चाहे तो कहेगी नहीं हम प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कराएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है, सरकार को दूसरे काम करने हैं। जैसे देखिए इसी इसी बजट में, इंटरिम बजट में, हम पर आपसे 2-4 रोज़ पहले ही बात कर रहे थे या 2 दिन पहले ही। तो क्या कहा गया निर्मला सीतारमण जी ने कि अभी तक पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण सरकार खर्चा कर रही थी ज़्यादा। अब सरकार चाहती है कि ये बोझा
प्राइवेट सेक्टर भी देश का अपने ऊप कंधे पे ले और शेयर करे। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हम ढांचा तैयार करने को तैयार हैं, सपोर्ट देने को तैयार हैं, पर केंद्र शासन को अब, केंद्र को और स्टेट्स को भी अब हमें कई चीज़ें करनी है जो हम नहीं पहले कर पाए। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हेल्थ केयर, जिसमें और ग्रामीण भागों के ऊपर जो 4 स्तंभ बताए गए हैं कि हमें इन 4 स्तंभों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, हमें इन 4 चीज़ों पे प्रायोरिटी ज़्यादा दे के खर्चा करना है। ये ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी अगर आपने देश में लेकिन सबको इन लेके। चीज़ों के अलावा भारत में तो एक बड़ी चुनौती ये भी है कि केंद्र सरकार कोई तरीका इस्तेमाल करे या कोई स्कीम लेकर के आए, उसको स्टेट में जो दूसरी सरकारें होती हैं, विपक्षों की सरकार होती हैं, वो स्वीकार करने के तैयार नहीं होते, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो वो एक प्रोसेस डिले जो होता है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये चीज़ जो ये इंश्योर करने की बात कैसे आएगी कि जो भी केंद्र में पॉलिसीज तय हो, रास्ता तय हो, उसको सारे राज्यों की सरकारें माने, अपने यहाँ लगाएं और उसी स्पीड से काम करें जिस हिसाब से चाहती है केंद्र सरकार। क्योंकि इन्होंने एक सपना दिखाया है या एक बात कही है, तो उसका रास्ता भी सशक्त इन्हीं को करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये एक चुनौती और ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकारों के लिए कोई ऐसी स्कीम भी लानी पड़ेगी, एक तरीका भी लाना पड़ेगा जिससे कि वो बात तेजी से माने और तेजी से इम्प्लीमेंट करें? बिल्कुल जी, करना पड़ेगा। अगर आप लोकशाही में, वो भी सिलेक्ट स्टेट की गवर्नमेंट भी लोकशाही में इलेक्ट होके आ रही है, आप भी हैं, पर आपके पास आपने दिशा रखी है, सेंटर ने रखी है। स्टेट्स का, हर स्टेट का, देखिए औद्योगिकरण हर स्टेट में नहीं हो सकता। किसी स्टेट में ज़्यादा कृषि के ऊपर होगा, कहीं डेयरी के ऊपर होगा, कहीं सर्विसेज के ऊपर होगा, कहीं पे औद्योगिकरण हो। अगर सेंटर चाहता है कि हर प्रदेश में औद्योगिकरण हो, तो सेंटर को उस स्टेट को ज़्यादा मदद देनी पड़ेगी। तो स्कीम जिस आपको ये अगर 2047 तक 25 साल में हमें 7.5% ग्रो करना है हर साल, तो सेंटर को अब इसका डिटेल्स तो निकालना ही पड़ेगा। जो पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अब नीति आयोग के हाथ में दिया गया है। हर चीज़ में, किस चीज़ में किस स्टेट को ज़्यादा भर देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, स्टेट्स करने को तैयार हैं कि नहीं। तो स्टेट्स को उत्तेजित करने के लिए हमें सेंटर से क्या मदद लगेगी, बैंकों से क्या लगेगी, बाहर वाले देशों से क्या लगेगी, वो सेंटर को ही तय करके स्टेट्स को देना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी जो चुनौती आपने अजय जी दिखती है, क्योंकि बहुत केंद्र कहा, सरकार की सारी बातें स्टेट की गवर्नमेंट्स मान लें, ऐसा तो ना तो पहले दिखा है और ना आगे दिखने की उम्मीद दिखती है। आपको बना एग्जाम्पल भी बताते हैं, दिए। मनरेगा जैसी स्कीम शुरू की गई और तमाम जी, राज्यों में अलग अलग तरीके से उसके रिएक्शंस आए, और यहाँ तक कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने भी अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारे विवाद भी हुए। तो ऐसा भारत के सिस्टम में है कि भारत में अगर केंद्र में कोई सरकार है और राज्य में उनकी सरकार नहीं है, तो उनके बीच में सामंजस्य उतना अच्छा बैठता नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या मिलीजुली सरकार, किसी की सरकार हो। तो ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती दिखती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा देश है, जितनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें भी इतनी आसानी से होता हुआ नहीं दिखता, और इतने साल का प्रोजेक्शन जो है वो बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की तारीख में 25 साल बाद की बात कह करके प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की कि राज्यों में और केंद्र में बीजेपी की सरकार अगर आती रहेगी और बनी रहेगी तो इस रिजल्ट को पाना संभव होगा, वरना किसी भी वक्त जब ऐसा मुश्किल आएगा, इस पर सवाल पूछा जाएगा, तो एक बहुत बड़ा अच्छा रीजन बताया जा सकता है कि देखिए हमारी सरकार नहीं है, राज्य में नहीं है या केंद्र में नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो पाया। देखिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, 25 साल में अगर आपने पहुँचना है $12,000 पर कैपिटा इनकम पे, तो आपको हर 5 साल का, हर 10 साल का भी तो आपको उसका सब सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो तभी मैंने ये औसत जो बताई है 7.5% ग्रोथ, आपको हर 10वें साल, हर 5वें साल, उसका भी जब तक एक सरकार है, वो आप दूसरी सरकार बाद में कह सकती है कि भैया, और सरकार कोई नहीं कहेगी हिंदुस्तान में कि विकास ना हो। वो सरकार रहे ना इलेक्ट होके आएगी, ना रह सकती है। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कारण हमारे जिस स्तर पे अभी हम हैं, हम तीसरी तीसरी इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहे हैं, अभी 5वें हैं वगैरह, वो सब कुछ ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की ज़रूरत, आवश्यकता है।
पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए 12 से 15 हज़ार डॉलर पहुंचना है। और हमें साथ साथ बहुत दूसरी चीजें, जैसे आपने बताया विकसित देश में क्या क्या होते हैं, पर कैपिटा तो सब चीजों का समावेश है कि सारे कहीं फैक्टर्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, रोजगार को सब लेकर के लोगों है, जी बिल्कुल, निवेश को लेकर के है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो इसलिए लोकशाही में या फेडरेशन का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, ज़्यादा लास्टिंग है और उसकी एडवांटेजेस हैं। आज चीन में तीन मंत्री उनके गायब हैं या गायब थे, किसी को कुछ पता नहीं कि क्यों डिफेंस मिनिस्टर कल कल तक मीटिंग में थे, आज नहीं है। ये तो अब उनका एक तो क्या कारण है, तो उससे लोगों के मन में शंका ज़्यादा होती है। जो कोई बाहर का पैसा लगाने चीन में जाता था, अब कह रहे हैं क्या चल रहा है चीन में? हम दूसरी जगह जाएँगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर कम से कम हमारे पैसे तो नहीं सरकार एप्रोप्रिएट करके ले लेगी। सर ये बिल्कुल कानून सही बात कह रहे हैं। ये खतरे और ये दिमाग में आशंकाएं तो लोगों की आती हैं जो निवेश करते हैं, और उनके लिए ये देश के लिए चुनौती भी है। लेकिन इस बात का भी डर है कि इस तरह का माहौल या इस तरह की स्थिति यहाँ भी पैदा हो सकती है। बहरहाल चैलेंजेस बहुत सारे हैं और उन चैलेंजेस को पार करने के बाद जब 25 साल का वक्त पूरा होगा तब साफ होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा है वो रिजल्ट मिला या नहीं मिला। लेकिन फिलहाल आज के समय में चुनौतियों के साथ ये बात ज़्यादा इस तरह से दिखती है कि राजनीति का मौसम है और ये बात कही जाए जिससे कि इसके दूर तक संदेशे जाएं। और शायद दूर का संदेशा यही है कि केंद्र में, राज्य में और तमाम जगहों पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो ये रिजल्ट शायद मिल पाए। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों के सोचने और समझने के लिए ये बड़ी बात है कि 2047 तक देश को विकसित देश कहे जाने की उम्मीद जगी है, रास्ता दिखा है, बात कही गई है। तो एक ना एक दिन ये रिजल्ट मिल भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।